न्यूटन सेकंड लॉ समझने से पहले क्या समझना पड़ेगा? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल्स टू mv। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है। क्योंकि हमने मोमेंटम का कॉन्सेप्ट न्यूटन ने इसलिए दिया क्योंकि अलग अलग मास और वेलोसिटीज के साथ अलग अलग इफेक्ट आ रहे थे, ठीक है। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहता है कि द फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू change in momentum. Force applied is directly proportional to change in momentum. जो किसी भी बॉडी पे फोर्स, यस, किसी वस्तु पर लगाया गया संवेग के परिवर्तन के समानुपाती होता है। यस बिल्कुल। किसी वस्तु के पे जो संवेग होता है उसके समानुपात होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। यस, बिल्कुल सही बोला। ये मैं बता रही थी कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, इस पे मैंने ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, तो ये फोर्स कितना होगा ये बताता है क्या? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि इस बॉडी का जितना संवेग चेंज होगा, जितना मोमेंटम चेंज होगा, उसे ही बोलते थे हम फोर्स। तो अब हमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम को किससे डिनोट किया? P से डिनोट किया। तो हम ऐसा लिखेंगे डेल P बाय डेल T। डेल क्यों बनाया हमने? क्योंकि चेंज हो रहा है। मान लो अगर कुछ इनिशियल पॉइंट रहेगा, ठीक है, और कुछ फाइनल पॉइंट आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक में जितना मोमेंटम चेंज हुआ उसी को बोलेंगे हम फोर्स, ठीक है। तो अब हमें निकालना है, ठीक है। अब तो इनिशियल मोमेंटम हमें निकालना है, तो मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम हमारा, अगर हम यहाँ पे इज इक्वल्स लगाएंगे तो कोई के कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को हम इग्नोर करते हैं अभी फिलहाल के लिए, के की वैल्यू 1 लेते हैं और ड्राइव करते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? अभी हमने पढ़ा मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम तक की बात हो रही होगी, ठीक है। फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम तक की बात हो रही होगी, एक फाइनल संवेग एक इनिशियल संवेग। तो F क्या हो जाएगा मेरा? देखो ये PF क्या हो जाएगा मेरा? PF हो जाएगा मास। देखो मास तो इस बॉडी का सेम ही रहने वाला है, अगर मास तो सेम ही रहेगा ना, उसमें मोमेंटम हो या ना हो, मास तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मैं m को कांस्टेंट ले लूं और मैं बोलूं mf माइनस m सॉरी mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय t, ठीक है। ये मेरा आ जाएगा f, ठीक है। f कितना आया? pf में मैंने क्या लिखा? mvf, और pi क्या हो जाएगा? mvi। ये i क्या है? इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में वेलोसिटी कितनी थी, और ये vf है फाइनल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। अब देखो, अब हम इसे देखें, अगर दोनों में m कांस्टेंट है तो ये मुझे मिला vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। ये क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेग का बदलना समय के साथ, इसे क्या बोलते थे? हाँ, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सीलरेशन, त्वरण क्या रहता था? त्वरण होता है चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, त्वरण चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, याद आ रहा है अब ना? तो ये चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा त्वरण, एक्सीलरेशन। ये मेरा आ गया न्यूटन सेकंड लॉ। हमने अभी तक कई बार ये यूज कर लिया फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू ma। तो F इज इक्वल्स टू ma कहाँ से आ रहा है? न्यूटन सेकंड लॉ। क्या बता रहा है ये? न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, राइट? समझ में आया? यस। देखो अब इसमें एक कंडीशन है, मैंने ये यहाँ पे ये मास क्या रख दिया? मैंने क्या बोला? दोनों ही कंडीशन में, मान लो अगर ये कोई बॉडी थी यहाँ पे रखी थी, इस A पोजीशन पे रखी थी, और इस B पोजीशन तक आने पे अगर दोनों का मास सेम होता है ना, यहाँ से यहाँ तक आने पे अगर जो हमारा द्रव्यमान है, जो मेरा मास है, अगर वो सेम है, तब ये फॉर्मूला में लगा सकती हूँ F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, F इज इक्वल्स टू द्रव्यमान इंटू त्वरण।
समझ में आया? कंडीशन है ये, हमेशा ये फॉर्मूला नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है हमेशा ये फॉर्मूला लगता है। इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं लूं, इसको अगर मैं आपको इस फॉर्मूले से समझाऊं, इसको मैं अगर, तो आपको स्क्रीन दिख रही है सबको? डिलीट कर दूं ये? यस मैम। ठीक है, ओके। देखो, अगर मैं बोलूं, अगर ये कोई रॉकेट है, ठीक ठीक है, ये कोई रॉकेट है मान लेते हैं, ठीक है, और ये रॉकेट जब ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो रॉकेट कहाँ, बिल्कुल ऊपर, स्ट्रेट ऊपर जाता है। यस, हाँ। तो मैं क्या कह रही थी, अगर मैं कोई ये एग्जाम्पल लूं जिसमें मैं एक रॉकेट लिया मैंने, ठीक है, ये रॉकेट है, रॉकेट के अंदर क्या भरा रहता है, फ्यूल भरा रहता है। आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, हमारा जो कोई भी अगर हम देखें, जो भी स्पेस क्राफ्ट या भी सैटेलाइट कुछ भी ऊपर आती है, तो कितना बड़ा वो जो पूरा सिस्टम रहता है, जो पूरा रॉकेट रहता है, वो कितना बड़ा रहता है, सब में फ्यूल भरा रहता है। बस ऊपर हमारे इतने से पोर्शन में, मान लो जो भी सैटेलाइट, जो भी अगर एस्ट्रोनॉट जाते हैं, वो सिर्फ इतने ऊपर के पोर्शन में रहते हैं, बाकी जो पूरा है वो फ्यूल भरा रहता है। और इसमें से फ्यूल निकलता है जब हमारी सैटेलाइट ऊपर की तरफ, जो हमारा रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो जैसे ही रॉकेट ऊपर जाता जाएगा, मान लो यहाँ तक आ गया रॉकेट, ये मेरा रॉकेट ऊपर यहाँ तक, इस पोजीशन तक आ गया इतना, तो अब इसमें पहले अगर यहाँ पे कुछ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम होगा, यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ फाइनल मोमेंटम होगा। लेकिन जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता जाएगा, उसका ये फ्यूल कम होता जाएगा ना, राइट? क्योंकि वो, अगर कोई चीज ऊपर जाएगी किसी वेलोसिटी के साथ, तो उसका फ्यूल खत्म होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो उसका फ्यूल खत्म होगा, उसके अंदर अगर कुछ फ्यूल खत्म हो रहा है, इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान कम हो रहा है, उसका मास कम हो रहा है। फ्यूल में वजन होता है कि नहीं होता? जो हम पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, लीटर से ही लेते हैं ना, मतलब उसका कुछ ना कुछ वजन होता है, ठीक है। तब ऐसी कंडीशन में हम F इज इक्वल्स टू ma नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो द्रव्यमान था ये चेंज हो रहा है, ये बदल रहा है। इस कंडीशन में हम इस पे, मान लो इस पे मैं बल निकालना चाहती थी कि कितना बल लग रहा है जब ये ऊपर जा रहा है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डेल पी बाय डेल टी। ठीक है, जो फर्स्ट इसका सबसे पहला फॉर्मूला है कि जो द्रव्यमान होता है वो संवेग के बदलने के समानुपात होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी बाय डेल टी। इस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आया? यस मैम। आया ना समझ में? पक्का? हाँ, नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो F इज इक्वल्स टू क्या आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। F इज इक्वल्स टू आया मास इनटू एक्सेलरेशन। नॉर्मल कंडीशन में, मान लो 95% कंडीशन में हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शन भी, अगर हम बहुत डिटेल में जाएं तो हमेशा ये फॉर्मूला कब एग्जिस्ट करता है, जब हमारा मास सेम हो। जब इनिशियल और फाइनल कंडीशन में मास सेम होगा, इनिशियल और फाइनल कंडीशन में मास सेम होगा, तब हम कह सकते हैं किसी चीज पे लगने वाला बल, किसी चीज पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, ma होगा। ठीक, देखो नेक्स्ट कंडीशन है, अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट फॉर्मूला है इम्पल्स। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, इम्पल्स या फिर इम्पल्सिव फोर्स। अब ये इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स समझने से पहले हम समझें, इम्पल्स को समझा रही हूँ कि F क्या है। मेरा F होता है डेल पी बाय डेल टी। ठीक है, F क्या होता है, डेल पी बाय डेल टी। अगर मैं यहाँ से डेल पी देखना चाहूँ तो डेल पी कितना हो जाएगा, F इंटू डेल टी इज इक्वल्स टू डेल पी। ठीक है, F कितना हो जाएगा, मेरा डेल पी हो जाएगा F इंटू इंटू टी इज इक्वल्स टू डेल टी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है,
तो अब हम ये डेल पी की जगह मैंने और क्या लिखा, मैं डेल पी बाय डेल पी की जगह लिख सकती थी मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो किसी चीज का जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है मेरा डेल वी बाय डेल टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इस वेलोसिटी को देखूं, इसको यहाँ पे ले जाऊं, तो ये हो जाएगा एफ इंटू डेल टी डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल्स टू डेल वी। ये समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे आया? ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, एफ इज इक्वल्स टू एम ए था, ए क्या था, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की जगह मैंने रख दिया वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग अपॉन समय। यहाँ से मैंने वेग निकाल लिया, वेलोसिटी की वेलोसिटी क्या आई, तो मेरा वेलोसिटी कितना आया, एफ इंटू डेल टी बाय एम। देखो इस फॉर्मूले से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेग है, दो चीजों पे निर्भर कर रहा है। दो चीजों पे क्या, दो बातों पे निर्भर कर रहा है। अगर मैंने बल लगाया कोई किसी एक जगह पे, किसी मान लो इस ए पॉइंट पे मैं बहुत देर तक फोर्स लगाती रहूंगी, ठीक है, किसी ए पॉइंट पे मैं क्या करूंगी, देखो ये क्या है, बल इनटू टाइम डिवाइडेड बाय एम। तो एम तो मेरा नॉर्मली कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब दो चीजों पे जो वेग है, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एफ इंटू डेल टी कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है, दो चीजों पे, एक तो फोर्स और एक तो टाइम। हम दो चीजें कर सकते हैं, अगर हम किसी कोई एग्जाम्पल लें, कोई बैट, ठीक है, बैट पे बॉल आती है, बैट पे बॉल आती है और बैट पे से कोई जो बैटमैन है वो बॉल को स्ट्राइक करता है और कुछ समय बाद ही बैट जो बॉल है वो बहुत तेज वेलोसिटी के साथ कहीं और चली जाती है। ये काम क्या हो रहा है, बहुत कम समय में, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया गया। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, बहुत कम समय में क्या हुआ, बहुत तेज बल लगा। समझ में आया बैट वाला एग्जाम्पल? नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट Yes, ये ma'am. कह सकते हैं कि जो अगर ये कोई वॉल है, ठीक है, इस वॉल पे मैं क्या कोई कील इस पे ठोकना चाहती हूँ, कोई कील इस वॉल पे मैं लगाना चाहती हूँ, तो हम क्या करेंगे, बहुत समय तक एक फोर्स लगाते रहेंगे, धीरे धीरे धीरे, छोटे छोटे फोर्स में, बहुत छोटे छोटे फोर्स, कई बहुत छोटा छोटा फोर्स मैं इस कील पर, इस नेल पर लगाती रहूंगी। ठीक है, इस कील पर लगाती रहूंगी तो क्या होगा, ये कील थोड़ी देर के बाद इसके अंदर चली जाएगी, मतलब फिर भी कोई फोर्स लग रहा है। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम किसी चीज पे बहुत देर तक, बहुत टाइम तक कोई बल लगाते रहें तो हमारा काम हो जाएगा, या फिर इंस्टेंटली हम किसी चीज पे वेलोसिटी लगा दें, मतलब कोई बल लगा दें तो वो चीज बहुत दूर चल जाएगी। दो बातें हो सकती हैं। इसका मतलब जो हमारी वेलोसिटी है वो दो 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 बार, दो कंडीशन में हम कह सकते हैं, या तो बहुत तेजी से बल लग रहा है या धीरे धीरे बल लग रहा है। समझ में आ रही है ये दोनों कंडीशन? Yes, ma'am. ठीक है, तो जो हमारा अभी तक हम कह रहे थे कि किसी चीज पे हम बल कैलकुलेट कर लें, किसी चीज का फोर्स पता चल जाएगा तो उसका बिहेवियर हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने जब ये दो चीजें देखी इस फॉर्मूले से, तो ये चीज हमें मतलब कुछ गलत लगी कि फोर्स तो दो तरीके से लग रहा है, एकदम फोर्स लग गया या धीरे धीरे फोर्स लग गया। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इम्पल्स। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, अब उन्होंने इम्पल्स को डिफाइन किया, इम्पल्स को कहते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। इम्पल्स को क्या कहते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये कितना इफेक्ट है फोर्स का, इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको जे से डिनोट करते हैं। तो जे क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब यही जो मैंने बोला ना, एफ इंटू टी, एफ इंटू डेल टी क्या होगा मेरा, इम्पल्स। समझ में आया? समझ में आया? हम्म, ठीक है, तो हमारा इम्पल्स का ये डिलीट कर रही हूँ, कर दो। Yes, ma'am.
तो हमारा इम्पल्स का फॉर्मूला क्या आया? इम्पल्स को डिनोट किससे करते हैं? जे से डिनोट करते हैं। और इम्पल्स का फॉर्मूला आया फोर्स इनटू डेल्टी। ठीक है, अब हम इसको देख सकते हैं बहुत सी तरीके से कि इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन। यस, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, अगर अब हम देखें कि इसकी बात करें तो फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स क्या है? हमारा एक सदिश है। तो इम्पल्स भी क्या होगा? इम्पल्स भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें अगर, तो जे क्या हो जाएगा? जे फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1l1 t माइनस टू, और इसका सेकेंड है टाइम, है टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा t1। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? m1l1, ये -2 और ये +1, t -2 +1, तो ये हो जाएगा m1l1 t -1 आंसर। ठीक है, तो इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स अगर कोई आपसे पूछे इम्पल्स क्या, तो इम्पल्स को कहेंगे हम इफेक्ट ऑफ मैम फोर्स। जी जी बेटा। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? किसी को भी नहीं दिखाई दे रही क्या? No, ma'am. यस मैम। नो मैम। वेट, अब Yes, ma'am. आ गए। आ गई? ठीक है, तो अगर अब हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, देखो देखो विमीय सूत्र, इसका एक नजर देखो, समझ में आ रहा है? अगर मैं इसका विमीय सूत्र निकालना चाहूंगी तो क्या होगा? डी जे इज इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टी, फोर्स का लिखा, बल का, और ये टाइम का लिखा। अच्छा, कल नीट का एग्जाम था, आप लोगों में से किसी ने दिया? आप लोगों में से कोई है ड्रॉप आउट? कल किसी का था क्या एग्जाम? नहीं था, ओके। विमीय सूत्र पता है ना? विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा आता है किसी को? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। इम्पल्स, हमारा इम्पल्स क्या क्या आया? मैम? हाँ, मैं कह रही थी डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र आता है करना? यस मैम, आता है। चीज का विमीय सूत्र, तो देखो नीट में, कल नीट का एग्जाम था ना, तो 2020 का कल नीट का एग्जाम था। तो कल क्वेश्चन आया था विमीय सूत्र से, डायमेंशनल फॉर्मूले से, कि स्ट्रेस का विमीय सूत्र क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका आपको विमीय सूत्र निकालना था, तो फोर्स क्या हो जाएगा? m1l1t -2, और ए क्या होता है? एरिया, क्षेत्रफल। t-2। तो ये क्या हो जाएगा? L2। तो ये क्या हो जाएगा? m1l-1 t-2। इतना सिंपल क्वेश्चन आया था कल, t-2। सही है? यस मैम। और एक और यस क्वेश्चन, मैम। एक और क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आया था, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। विमीय सूत्र, मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, विमीय सूत्र और त्रुटि, इसका एक और क्वेश्चन था 9.99 -0.0099 का क्या आंसर होगा? हमें इसमें क्या कंसीडर करना है? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े थे हमने, याद है? यस मैम। सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े थे। तो इसमें जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे? दो ऑप्शन दे रही हूं मैं, 2, 3, 4 या फिर 1, बताओ। जब हम इन दो को माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा हमारा। उस आंसर में हम कितने सिग्निफिकेंट यस फिगर सिलेक्ट करेंगे? तो इसका क्या बताया था मैंने? इसका बताया है कई बार कि जब हम दो क्वांटिटीज को माइनस करते हैं तो जो सबसे छोटा वाला होता है उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, हमारे आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है?
9.99 या फिर 0.0099? बताएं। यस, ठीक। 0.0099। हाँ, तो 0.099 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 0.0099 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। 3 नहीं। जो भी लेफ्ट साइड वाले सिग्निफिकेंट फिगर जीरो होते हैं, उल्टे हाथ के जितने भी जीरो होते हैं उन्हें काउंट नहीं करते। तो सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सब हमने पढ़ा था। बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी हमने चैप्टर्स अभी तक करे हैं वो सब, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे और जितना भी मैंने पढ़ाया है अगर आप देखेंगे तो वो सब क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, आराम से बनेंगे जितना भी पढ़ाया गया है। तो ये 2 क्वेश्चन आए थे फर्स्ट वाले में से, कल मैं सॉर्ट आउट करके रख लूंगी जो भी हमने पढ़ा है, तो फिर वो क्वेश्चन मैं बता दूंगी। ठीक है, जितने भी हमारे चैप्टर्स हुए। ओके, वापस हमारी क्लास पे आते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? इम्पल्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अगर मैं अब चली गई मैम। कल आपका पेपर था शीतल? नहीं था। ये आवाज आ रही है मेरी? हम क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही? ओके, मैं नेटवर्क चेंज कर लेती हूँ, वेट। जब भी क्लियर आवाज आना बंद हो जाया करे तो मुझे बता दिया करो, मैं नेटवर्क चेंज कर लेती हूँ। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। देखो, अभी तक हमने इम्पल्स के 2 फॉर्मूलेस पढ़ लिए। सबसे पहला फॉर्मूला क्या हमारा, जो इम्पल्स था उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा, एफ जे इज इक्वल्स टू एफ इंटू डेल टी। ठीक है, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा। अगर मैं ये डेल बोल रही हूँ बहुत छोटा है, बहुत छोटे समय में हो रहा है, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको एफ इंटू डी टी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम इसे? जे को लिख सकते हैं एफ इंटू डी टी। इसका मतलब अगर हमें कोई एक ना एक टाइम का कुछ ना कुछ समीकरण दिया होगा तो जे कितना हो जाएगा? जे हो जाएगा एफ डी टी। का मतलब क्या? टाइम का बदलना। टाइम का बदलना मतलब T2 माइनस T1। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले अगर मैं इस फॉर्मूले आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? क्लियर नहीं मैम, क्लियर नहीं आ रही। किसी को भी क्लियर नहीं आ रही क्या? हम नहीं आ रही, आपकी करके आ रही है। अच्छा, ओके, एक मिनट, वेट अ मिनट। जब तक आप लोग देखो स्क्रीन पे जो फॉर्मूले लिखे हैं मैंने अभी 3, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्क्रीन पे जो फॉर्मूले दिए हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम आ रहे हैं। आ रहे हैं, ओके। उफ, is happening? बाहर क्या बारिश हो रही है? किसी को पता है क्या बाहर बारिश हो रही है? हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, दिख रही है। स्क्रीन दिख रही है मैम। तो वेट करो ना, वेट, मैं बस बता रही हूँ। मैं कनेक्ट कर रही हूँ नेटवर्क से।
यस, हाँ। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम मतलब हमारा फोर्स क्या था, फोर्स था dp बाई dt। जैसे ही हमारा संवेग मोमेंटम, जैसे ही मोमेंटम संवेग, आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो जैसे ही हमारा, हाँ, जैसे ही क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा, जैसे ही मोमेंटम चेंज होगा वैसे ही क्या होगा, फोर्स चेंज होगा। ठीक है, अब हमें पता है, अब मुझे एक फॉर्मूला अभी नया पता चला, J इज इक्वल्स टू F इंटू टी। अगर F इंटू टी है तो मैं उसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, J लिख सकती हूँ। अगर इस फॉर्मूले में मैं ऐसा कोई चेंज कर दूं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। देखो अब ये डेल टी को मैं यहाँ पे लेके जाऊंगी तो ये कितना हो जाएगा, F इंटू डी टी इज इक्वल्स टू dp। F इंटू डी टी क्या हो जाएगा, J। J क्या, J इज इक्वल्स टू dp। इस dp का मतलब क्या है, dp का मतलब चेंज इन मोमेंटम। अगर कहीं पे स्मॉल डी लगा है इसका मतलब कोई चीज चेंज हो रही है ना। हाँ, ठीक है, तो क्या होगा, dp को मैं क्या लिख सकती हूँ, dp को लिख सकती हूँ dp को लिख सकती हूँ p2 माइनस p1। ठीक है, ये p2 क्या है, फाइनल संवेग, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, और ये P1 क्या है, इनिशियल मोमेंटम की शुरुआत में संवेग क्या था। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। समझ में आया? ठीक है, अगर कहीं पे कोई बल लग रहा हो, अब ये बल भले ही कांस्टेंट लग रहा हो, एक जैसा लग रहा हो, या फिर ये बल वेरिएबल हो, बदल रहा हो, दोनों ही कंडीशन में मेरा जो इम्पल्स है, इम्पल्स क्या होगा, P2 माइनस P1। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि इम्पल्स का एक और फॉर्मूला हो सकता है, वो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो हमने अभी तक इम्पल्स के कितने फॉर्मूले देख लिए, 4। एक होगा J इज इक्वल्स टू F इंटू डेल टी, एक होगा J इज इक्वल्स टू F डी टी, एक J इज इक्वल्स टू F T2 माइनस T1, एक J इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1। समझ में आया? ठीक है, तो इसको मैं आगे और एक्सटेंड कर सकती हूँ, इसको मैं आगे और कैसे लिख सकती हूँ, J इज इक्वल्स टू mv2 माइनस mv1। मतलब अगर हमारे पास, हमें वेलोसिटी दी होती, वेग दिया होता, तो हम भी, तब भी हम इम्पल्स निकाल सकते हैं। कैसे, J इज इक्वल्स टू mv2 माइनस v1। समझ में आया? ये बहुत सारे तरीके से हम ये इम्पल्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, दोनों ही तरीके के। समझ में आया? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओ गॉड, अभी भी नहीं आ रही? आप बताना, अब आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है? मैम बहुत स्लो आ रही है अब। अब बहुत स्लो आ रही है। ओके वेट। ठीक, तो ये फॉर्मूले समझ में आए, J इज इक्वल्स टू mv2 माइनस v1। ये फॉर्मूला समझ में आया? यस मैम। आवाज आ रही है अब? यस मैम। यस मैम आ रही है। यस मैम। ओके, ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेल एंड गुड। देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, ये नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है। यस, क्या कह रहे हैं, देखो इस फिगर में कह रहे हैं 2010 का क्वेश्चन है, ये जेई का, नहीं नीट का, सॉरी, ये नीट का 2010 का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, द फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg। कोई बॉडी है जिसका द्रव्यमान कितना है, 0.4 kg है। ठीक है, उसका विस्थापन और समय का ग्राफ कुछ ऐसा दिया है, विस्थापन समय का ग्राफ कुछ ऐसा दिया है ये। ठीक है, आगे बहुत भी है, ठीक है, आगे बहुत है, x बाई टी दिया है हमें, ये दिया है 0,
ये दिया है 2, ये दिया है 4, ऐसे ही आगे बहुत है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है इसमें मुझे बताना है कि इम्पल्स क्या होगा। इसमें क्या बताना है, इम्पल्स क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब देखो इसमें इम्पल्स फाइंड करना है, तो पहले आपको लगेगा कि इम्पल्स का फॉर्मूला क्या, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है J इज इक्वल्स टू F इंटू डेल टी। ठीक है, तो आपको जी हेलो हेलो ये आवाज अभी भी नहीं आ रही क्या? मैम कट कट के आ रही है आवाज। ओके चलो, आज नेटवर्क का इशू हो रहा है, तो एक क्लास के बाद वाइंड अप कर देंगे, एक क्लास के बाद वाइंड अप कर देंगे अगर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैंने दोनों ही कनेक्शन चेक कर लिया है। हाँ, तो देखो ग्राफ में देखो, आप लोग ग्राफ में से देखने की ग्राफ में जो स्क्रीन पे दिख रहा है उससे समझने की कोशिश करो, जो स्क्रीन पे दिख रहा है उससे समझने की कोशिश करो। क्या कह रहे हैं कि जो हमारा ये है m इज इक्वल्स टू 0.4 किलो kg दिया है, तो j क्या होगा, f इंटू डेल टी। लेकिन मुझे तो f पता ही नहीं है, इसमें आप f कैसे पता करोगे, f होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, हम f पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए जो अभी और फॉर्मूला बताया, एक और फॉर्मूला क्या बताया था, j इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1। हमें मोमेंटम भी नहीं दिया, हमें तो ये xt ग्राफ दिया है। ये x क्या है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और ये t टाइम है। इसके बाद वाले अगर आप फॉर्मूले पे जाओ तो क्या था, v2 माइनस v1। क्या था, j इज इक्वल्स टू m v2 माइनस v1। अब क्या आप इस ग्राफ में से वेग पता कर सकते हैं? देखो, अगर ये डिस्प्लेसमेंट दिया है और ये टाइम दिया है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन